वेलकम गाइस। हेलो हेलो हेलो। मैं आपका भाई कबीर सिंह और आप मेरे भाई बहन। तो कैसे हो? नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पहली बार यूट्यूब पे एसएसटी पढ़ेंगे। हमारी क्लास 10th का सब्जेक्ट सिविक्स से चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का, क्लास 10th से। तो हिला देंगे, झुला देंगे और रुला देंगे कैसे? पावर शेयरिंग सिविक्स के चैप्टर को, क्लास 10th की सिविक्स की बुक में पावर शेयरिंग चैप्टर को आज हम हिला देंगे, झुला देंगे और रुला देंगे। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर दो। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार एसएसटी पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपने कभी भी, आपको किसी भी यूट्यूबर से समझ में नहीं आया, किसी भी टीचर से, पावर शेयरिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, नहीं आता समझ में एसएसटी वगैरह कोई भी सब्जेक्ट, तो आप इस चैनल पे मुंह उठा के आ सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ना आपको किसी के टीचर का समझना है, ना आपको ना आपको अपने स्कूल के टीचर का समझ में आ रहा, ना आपको अपने यूट्यूब पे टीचर जो है उसका समझ में आ रहा, ना आपको आपकी क्लास का टॉपर समझा सकता। आपको सिर्फ एक इंसान समझा सकता है, वो हूँ मैं खुद। मैं हूँ 15 साल का और मैं खुद 10वीं क्लास में हूँ। और आप भी अगर 10वीं क्लास में ही पढ़ते हैं तो आप मेरी वीडियो देखकर सीख सकते हैं हर एक चैप्टर और मार्क्स ला सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं हर एक क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग सबसे पहले चैप्टर चालू हो चुका है। तो पावर शेयरिंग का सबसे पहला टॉपिक है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग अगर चैप्टर सीखना है तो पावर शेयरिंग को तो जानना पड़ेगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर से क्या पता चल रहा है? ताकत। शेयर से देना, बांटना। भंडारे में भोजन बांट देते हैं ना जिस प्रकार, तो इस प्रकार क्या लिख रखा है? पावर शेयरिंग यानी पावर को शेयर कर देना। पर पावर शेयरिंग में क्या है? पावर शेयरिंग में पावर को शेयर करना दूसरी कंट्री के साथ, उसे ही पावर शेयरिंग कहते हैं। एक सामने कंट्री है, उसे एक मेरी कंट्री है और एक दूसरे की कंट्री है, तो मैंने इसकी कंट्री को पावर शेयर कर दी, तो क्या हो गया? पावर शेयरिंग हो गया। तो इसे ही पावर शेयरिंग कहते हैं। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को पावर शेयर करती है तो उसे ही हम पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग। तो पहली बारी में आपको पावर शेयरिंग का मतलब समझ में आ गया। पावर शेयरिंग चैप्टर में हम इन दो कंट्री की मदद से पूरा पावर शेयरिंग चैप्टर को निपटा देंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ? पावर शेयरिंग चैप्टर को हम इन दो कंट्रीज की वजह से इस पूरे पावर शेयरिंग चैप्टर को निपटा देंगे। ये कंट्री नंबर 1, ये कंट्री नंबर 2। ठीक है। कैसे हम इन दो कंट्री की वजह से पूरा चैप्टर निपटा देंगे? हम इन दोनों कंट्रीज की बात करेंगे इस चैप्टर में। ये फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम, ये कंट्री है श्रीलंका। ठीक है, दो कंट्री होगी। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कुछ 3 क्वेश्चंस पर इस पूरे चैप्टर को निपटाएंगे। इन दोनों कंट्रीज को हम 3 क्वेश्चंस के मुताबिक समझेंगे। मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं, फिर हम आपके आगे बेल्जियम को समझाएंगे। ठीक है, तो हम पावर शेयरिंग चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन की मदद से, ये तीन क्वेश्चंस की मदद से दोनों कंट्री बेल्जियम एंड श्रीलंका, और ये 3 क्वेश्चंस की मदद से पूरा पावर शेयरिंग चैप्टर को निपटा देंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या कहते हैं जान लेते हैं। हाउ पावर इज डिवाइडेड इन डेमोक्रेसी। हाउ कैसे डेमोक्रेसी पावर में डिवाइडेड होती है। ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी पावर में डिवाइडेड होती है, तो हमें ये पता चलेगा आगे वीडियो में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग? भाई क्यों जरूरी है, वीडियो में आगे पता चलेगा। व्हाट इफ देयर इज नो पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये बेल्जियम कंट्री है, ठीक है। देखो ड्राइंग के हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेल्जियम है क्या है, पर ये बेल्जियम कंट्री है। मैं आपको आगे एडिटिंग करके शो कर दूंगा। आप देख सकते हैं साइड में आपको बेल्जियम कंट्री दिखाई दे रही है, पर मैं एक बार आपको सिविक्स की बुक में भी दिखा देता हूँ। ये NCERT सिविक्स की बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 1 है
पावर शेयरिंग उसमें हमें दिया हुआ है, हमें उसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका सबसे ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है। उसके नीचे बेल्जियम के मैप की इमेज देखो। बेल्जियम कुछ इस प्रकार का कंट्री है, ठीक है। आपको साइड में शो कर दूंगा मैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा समझा तो दूँ कि क्या क्या है बेल्जियम में, क्या समझ में आता है। ये ऊपर का एरिया है, ठीक है। ये जो ऊपर का एरिया है, इधर मैं दूसरे मार्कर से थोड़ा भर देता हूँ। ये इधर वाला एरिया है, जो ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, जितना भी, मतलब ऑरेंज नहीं है पर ये जो भी एरिया है इधर का, इसको हम बोलते हैं फ्लैमिश रीजन। फ्लैमिश कैसे लिखते हैं? ये जो ऊपर वाला है ये है फ्लैमिश रीजन, ठीक है। फ्लैमिश रीजन, इसमें रहते हैं 59% डच स्पीकर यानी डच भाषा बोलने वाले हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ हिंदी में, क्योंकि ज़्यादा आगे जगह लेगा, तो इतना बड़ा तो अपना बोर्ड ही नहीं है। तो समझ में आ गया। 59% इस जगह ये है फ्लैमिश रीजन, जो ये रहा। और इधर रहते हैं 59% लोग डच भाषा बोलने वाले। समझ में आ गया? बहुत आसान था, बहुत आसान था, समझ में आ गया, ठीक है। ये जो नीचे का एरिया है, ये जो नीचे का जितना भी एरिया है, ये जो जितना भी नीचे का एरिया है, ये है वेलोनिया रीजन। ये ऊपर का जो है ये वेलोनिया रीजन होता है। इसमें रहते हैं 40%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले। इसमें रहते हैं 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले। परफेक्ट। इसमें रहते हैं 1% लोग जो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। 1% लोग जो बोलते हैं जर्मन भाषा, जर्मन लैंग्वेज, जो जर्मन भाषा बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और बचा हुआ ये जो बीच में बचा ना, बहुत मेन चीज़ है बेल्जियम में, मेन चीज़ है ये ही बीच वाला। तो ये क्या है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रुसेल। इसको हम बोलते हैं, सही लिखा है? इसको हम बोलते हैं ब्रुसेल। इस छोटे वाले को हम बोलते हैं ब्रुसेल। जो है कैपिटल इन बेल्जियम। जो क्या है, कैपिटल है, इस पूरे बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। यानी ब्रुसेल की कैपिटल हो गई बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल हो गई ब्रुसेल। समझ गए? और क्या है, और जिस प्रकार इस फ्लैमिश रीजन में 59% लोग डच भाषा बोलने वाले रहते हैं, और नीचे के वेलोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं, उसी प्रकार इस छोटे से ये जो ब्रुसेल है ना, ये भी एक कंट्री है। तो इस छोटे से ब्रुसेल कंट्री में भी लोग रहते हैं। तो वो कौन है और हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं? इसमें ब्रुसेल में 80% लोग रहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले। जिस प्रकार
जिस प्रकार इस बेल्जियम में ये जो है, ये पूरा बेल्जियम है, ठीक है, ये पूरा मैप बेल्जियम का है। तो जिस प्रकार इस बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोल रहे हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार इस ब्रुसेल में भी जो लोग रहते हैं ना, 100% लोग रहते हैं। जैसे इसमें ब्रुसेल में जो अलग लोग रहते हैं, उसमें 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और बचे हुए 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बचे हुए 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यही है बेल्जियम रीजन, मतलब बेल्जियम कंट्री यही है। अब थोड़ा मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मैप वगैरह मैंने आपको सारा समझा दिया कि ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, अंदर क्या आता है, सब कुछ बता दिया। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ी पॉपुलेशन वगैरह जो भी हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं बेल्जियम के बारे में, ठीक है। तो अब ये है बेल्जियम कंट्री। जैसे कि पिछली बार से थोड़ी सी अलग है, पर तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेल्जियम कंट्री इस बार थोड़ी अलग है, पर ये कुछ बेल्जियम की कंट्री उस जैसी नहीं लग रही। ये वाला डायग्राम थोड़ा जैसे मैंने बनाया ना, ये वाली ड्राइंग, ये थोड़ी साइंस की बुक में जो सेल आता है ना, सेल होते हैं, उन जैसा नहीं लग रहा जो अपने शरीर में होते हैं, उस जैसा सेल जैसा लग रहा है ना। तो अब साइंस को साइड में करते हैं और एसएसटी को लेके आते हैं सिविक्स में। तो ये है बेल्जियम कंट्री मैंने लिख दी है, तो ये पूरी बेल्जियम कंट्री है। बेल्जियम कंट्री के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप। क्या लिख रखा है समझ में आया? बेल्जियम कंट्री यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम कंट्री। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप की छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। समझ में आई? दूसरा पढ़ते हैं। बेल्जियम शेयर हिज बॉर्डर विथ लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बेल्जियम जो है उसने अपने बॉर्डर्स शेयर कर रखे हैं किसके साथ? लग्जमबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ और नेदरलैंड के साथ, ठीक है। एरिया ऑफ बेल्जियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। इंडिया का जो स्टेट है ना, हरियाणा जहाँ एलविश यादव रहता है, राव साहब रहते हैं, जहाँ एलविश यादव रहता है, जैसे पता नहीं हरियाणा में रहता है क्या, तो जो इंडिया का स्टेट है ना हरियाणा, वो बेल्जियम के बराबर है, ठीक है। हरियाणा के बराबर है बेल्जियम। इससे समझ में आ सकता है एरिया ऑफ बेल्जियम, जितना एरिया बेल्जियम का है उतना ही एरिया हरियाणा का भी है, तो इसी तरीके से लिखना है। और बेल्जियम की पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम पॉपुलेशन इज लिटिल 1 करोड़। बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़ लगभग। बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ की है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। ये हम समझ चुके हैं बेल्जियम के बारे में, हमने सारी चीज़ें जान ली है, ठीक है। तो जैसे कि ये है बेल्जियम कंट्री, मैंने दोबारा बना ली है बेल्जियम कंट्री, नया टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक चालू करते हैं। बेल्जियम कंट्री दोबारा बना ली है। बेल्जियम कंट्री के नीचे जो बेलोनिया रीजन है उस पर ध्यान बिल्कुल मत देना। नीचे जो बेलोनिया रीजन है उस पर ध्यान मत देना। ऊपर ये जो ऊपर है ये है फ्लेमिश रीजन था, ये मैंने गलती से बेलोनिया रीजन लिख दिया है, तो हम लिखेंगे फ्लेमिश रीजन। तो ये ऊपर के फ्लेमिश रीजन पे ध्यान देना, नीचे वाले बेलोनिया रीजन पे ध्यान मत देना। तो ऊपर वाला बेलोनिया रीजन ये रहा, बीच में ब्रुसेल कंट्री ये रही। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दो चीज़ दी गई है कि जो फ्लेमिश रीजन है उसमें 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और ब्रुसेल कंट्री में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ देखा जाए तो फ्लेमिश रीजन में और ब्रुसेल कंट्री में फ्रेंच जो है वो 80% लोग बोलते हैं, उसके मुकाबले डच भाषा कम लोग बोलते हैं, यानी 59% लोग बोलते हैं।
तो इसी चीज़ को चर्चे में लाते हुए कुछ चीज़ें सामने आई। वो क्या थी आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा था जैसे कि आपको कि जो तो मैं बता रहा था आपको कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे वो थे 80% लोग और डच भाषा बोलने वाले लोग थे 59% लोग। तो डच कम्युनिटी और तो फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी में क्या हुई, टेंशन हुई। टेंशन हुई टेंशन हुई क्यों टेंशन हुई वो बताता हूँ। उसके दो कारण थे। फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी के बीच में टेंशन हुई। टेंशन क्यों हुई, उसके दो कारण थे। वो कारण था एक ये और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले कारण को आपको समझाते हैं क्या कारण था। रीजन नंबर 1, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो डच कम्युनिटी के मुताबिक ज़्यादा रिच थी और ज़्यादा पावरफुल थी। मतलब ज़्यादा लोग थे ना फ्रेंच कम्युनिटी में, 80% लोग थी, 80% मेजोरिटी थी। तो और वो रिच भी थे वहाँ पे, उनके पास पावर भी थी। तो टेंशन ये थी कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी उसको ज़्यादा लाभ मिलता था और डच को कम, डच कम्युनिटी वाले को। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो डच कम्युनिटी के मुताबिक ज़्यादा थी। जो हमारी फ्रेंच कम्युनिटी थी वो 80% की थी और डच कम्युनिटी हमारी 59% की थी। तो ज़्यादा तो हमारी फ्रेंच कम्युनिटी हुई ना, फ्रेंच कम्युनिटी हुई तो ज़्यादा। और फ्रेंच कम्युनिटी में क्या था कि मेजॉरिटी थी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा रिच थे, कि फ्रेंच कम्युनिटी में ज़्यादा लोग रिच थे, अमीर थे, तो उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता था। और जो डच लोग थे वो 59% थे तो इन्हें कम लाभ मिलता था। जिस प्रकार हमें यहाँ लिख रखा है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो हमारी फ्रेंच कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो रिच भी थी और पावरफुल थी, ठीक है। तो और हमारा तो क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी फ्रेंच कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उसको लाभ मिल रहे थे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को। उसको वो रिच थे वहाँ के लोग, फ्रेंच वाले, तो उसे सारे लाभ मिल रहे थे। और टेंशन किस में हो रही थी, डच कम्युनिटी लोगों में। तो क्या हो रहा था, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो सप्रेस कर रही थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोगों को। सप्रेशन का मतलब दबाना हो गया। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी वाले लोग थे वो डच कम्युनिटी वाले लोगों को दबा रहे थे। तो सेकंड रीजन ये था कि दिस was resented by the Dutch speaking community who get the benefits of economic development and education much later। यानी इसमें जो भी है ज़्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल सा लिखा है कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी उसमें उन्हें एजुकेशन भी मिल रही थी, पर जो डच कम्युनिटी थी उन्हें एजुकेशन भी नहीं मिल रही थी। तो यही है बस। तो अब हम आते हैं इन सब का जो असर पड़ा वो किस प्रकार और कैसे पड़ा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे।